साम्राज्य सामान्यांचा असामान्य आवाज। कोटणीसानंतर आडम मास्तरांनी जपली समाजसेवेची परंपरा। माजी खासदार सीताराम येंचुरी यांचे गौरवोद्गार। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटणीस यांनी समर्पण भावनेने रुग्णसेवा केली। त्यांच्यानंतर ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार नरसई आडम मास्तर यांनी कामगार व कष्टकऱ्यांच्या सेवेतून समाजसेवेची परंपरा जपली आहे, असे गौरवोद्गार माकपचे महासचिव माजी खासदार सीताराम येंचुरी यांनी काढले। गुरुवारी नार्थकोट प्रशालेच्या मैदानावर माकपचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार नरसई आडम मास्तर यांच्या संघर्षाची मशाल हाती या आत्मचरित्राचे प्रकाशन येंचुरी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते। यावेळी माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉक्टर अशोक ढवळे, राज्य सचिव डॉक्टर उदय नारकर, सिद्धप्पा कलशेट्टी, माजी नगरसेविका कामिनी आडम, नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी आदी उपस्थित होते। प्रारंभी युसुफ शेख मेजर यांनी स्वागत तर माकपचे जिल्हा सचिव ॲडव्होकेट एम.एस. शेख यांनी प्रस्तावित केले। मुझे मराठी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, लेकिन पढ़ना नहीं आता, बोलना भी नहीं आया। तो मास्टर का किताब की वितरण हमने आज की, लेकिन उसके अंदर क्या है ये उदय नारकर में हमें थोड़ा थोड़ा बहुत समझाया था पहले, और उसके आधार पर उसकी पुष्टि हमने लिखी थी। लेकिन ये किताब आना हम समझते हैं कि बहुत अहम, और ख़ास तौर से सोलापुर के धरती पर। सोलापुर एक जगह ऐसी है जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई दिन के लिए वहाँ से ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त होकर सोलापुर कम्यून के नाम से यहाँ पर जो स्थापना की उनके विरोध में, और 4 शहीद जो हुए यहाँ पे सोलापुर में, उनके लिए प्रेरणा जो है देश की आज़ादी के संघर्ष को बहुत बड़ा योगदान दिया। आखिर इन शहीदों का मकसद क्या था? आज़ादी हम चाहते किस लिए? आज़ादी हम चाहते थे इस वजह से कि आज हमारे मुल्क के अंदर कोई एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान कोई शोषण ना करे, एक मानव मुक्ति की ओर बढ़ने का रास्ता हम तय करें और इस शोषण की व्यवस्था को खत्म करें। तो आज़ादी और मुक्ति हमें चाहिए शोषण से। और ये बात सोलापुर के अंदर 1920 के दशक में साबित ही नहीं हुआ, उन्होंने यकीन करवा के यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पाकर उन्होंने इस बात को साबित किया। लेकिन आज की हालत, इस मुक्ति के संघर्ष में कई सारे लोग अपनी जीवन कुर्बान की, लेकिन ये मुक्ति कैसे हासिल होगी, इसका वैज्ञानिक रास्ता क्या है, किस तरीके से ये मुक्ति हासिल हो सकती है, ये एक भावना के आधार पर हासिल नहीं होगी। इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर संघर्ष करने की जरूरत है, और वो वैज्ञानिक आधार पर संघर्ष करना है तो एक वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर जो मानव मुक्ति के लिए काम करे, उस विचारधारा के आधार पर इन संघर्षों को आगे ले जाना है। यही बात आदम मास्टर के पिताजी नारायण राव आदम और उन्हीं की प्रेरणा से लेकर, एक मजदूर थे वो टेक्सटाइल में, उनकी माँ बीड़ी कर्मचारी थी, कामगार थी, और वहां से इस विचारधारा की प्रेरणा लेते हुए आडम मास्टर की पूरी जिंदगी जो है इस मानव मुक्ति के संघर्ष पे जुट गई, और पूरी की पूरी उन्होंने पूरी जिंदगी इसके लिए अंकित कर दिया। कई अरसों से मैं सोलापुर आ रहा हूँ आडम मास्टर के साथ, कई काम हमने देखी। मानव मुक्ति का मतलब बीडी कामगार के लिए रहने के लिए व्यवस्था, वो खुद देख चुके हैं, अपने घर में खुद देख चुके हैं किस परेशानियों से गुजरते हैं। तो गोदावरी पारुलेकर नगर जो बनाया गया, तब याद है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, उनको लेकर आए हम यहाँ पे, और उनके हाथ से उसका उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन के बाद दिल्ली जाते जाते, वापस दिल्ली जाने के बाद पार्लियामेंट में उन्होंने एक दिन बुलाकर हमको बोला, काश आप जैसे लोग और तुम्हारे लीडर जो सोलापुर में हैं, ऐसे लोग देश के अंदर और पैदा हो कि अच्छा काम करें, जो भलाई का काम करें मजदूरों के लिए। और बहुत प्रशंसा की आदम मास्टर की, और कहते नारे और संघर्ष और स्ट्राइक के आधार पर नहीं, लेकिन ठोस रूप से आपको काम करके राहत देने की जरूरत है मजदूर वर्ग को,
और खैर उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है विचारधारा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह का और अपना। लेकिन मानव मुक्ति के लिए जो प्रेरणा कम्युनिस्ट लेते हैं उनसे प्रभावित बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट नहीं है वो भी होते हैं। और उसी तरीके से अब एक और कॉलोनी का तैयार हो गए, वो कह रहे रे कॉलोनी है, चलिए अब वो भी लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी ये कोई सेवा नहीं है, ये एक फर्ज है, एक फर्ज है इंसानियत की। इंसानियत की फर्ज को निभाना जो है वो गुण खास तौर पर सिर्फ कम्युनिस्टों में होती है। और इसलिए सोलापुर का एक और खासियत, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, अभी भी आप चीन जाओ तो उनके बारे में बड़ा गर्व है चीनी लोगों को कि भारत से एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी को त्याग करते हैं, सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर सेवा करने आया जब जरूरत थी युद्ध के समय चीन के लोगों की मदद करने के लिए, उनकी इलाज करने के लिए। आज भी आप जाएंगे वहां पे, डॉक्टर कोटनिस के बारे में बात कहूं कुछ तो चीनी ये पीढ़ी तकरीबन 100 साल होने के बाद ये पीढ़ी जो है वो उसी प्रकार से उनके अंदर वो भावना होती है। और वो क्या है भावना? इंसानियत। और इंसानियत की भावना के बिना आज कोई मानव मुक्ति का संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। हर समय लोग कहते हैं तुम कम्युनिस्ट लोग तो नास्तिक हो, तुम्हें कोई आस्था नहीं है, किसी भगवान या अल्लाह में कोई आस्था नहीं है आपकी। तो हमने बोला देखिए भाई, हम नास्तिक जरूर हो गए, लेकिन हमारा भी एक धर्म है, हमारा भी एक आस्था है, और हमारा आस्था है इंसानियत का। इंसानियत हमारा आस्था है, भगवान भी इंसानी है, और इंसानियत के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। और वही उसूल रही है नशे आदम की पूरी जिंदगी में। ये इंसानियत के आधार को लेकर, उस आस्था को लेकर कम्युनिस्ट जो सेवा भी करता है वो मानव मुक्ति की ओर संघर्षों को मजबूत करने के लिए। और ये जिंदगी जो हमें मिलती है, एक महान क्रांतिकारी ने एक बार कहा था, हम सबको एक बार जिंदगी मिलती है, एक बार जो जिंदगी मिली, इस जिंदगी को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? जन सेवा में इस्तेमाल करें, समाज सेवा में इस्तेमाल करें, मानव मुक्ति के लिए इस्तेमाल करें, या अपने स्वार्थ के लिए लूट मचाते हुए जैसे हमारे देश के अंदर शासक वर्ग रहते हैं उस तरीके की जिंदगी निभाए। तो ये एडम मास्टर का निर्णय है, और यही एक क्रांतिकारी का पहचान यही है कि ये जो जिंदगी मुझे एक बार मिली है, मैं इस जिंदगी को अंकित कर दूंगा हमारे समाज और मानव मुक्ति के लिए, और उसके लिए पूरी जिंदगी को अंकित करके वो जो है अपने काम करते हुए आए। इसलिए वो जब बोलते, अक्सर लोग हमसे पूछते थे, बाहर आपके महाराष्ट्र और सोलापुर से बाहर लोग हमसे पूछते थे कि इतना चिल्लाता क्यों है एडम मास्टर? बोलते समय बड़ी जोर से बोलते हैं, आप तो जानते हैं ना, जब वो बोलते हैं बड़े जोर से बोलते हैं, तो बाहर के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई पर चिल्ला क्यों रहा है? मैं ये इसलिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि चिल्लाने की उसको जो है इरादा है, वो इसलिए चिल्ला रहा क्योंकि वो देख रहा है किस तरीके की शोषण और जुल्म हो रही है, और वो गुस्सा जो चिल्लाने में आती है वो आती है शोषण और जुल्म के खिलाफ, और उससे मुक्ति पाने के लिए ये जो गुस्सा जो आता है वो एक कम्युनिस्टों की पहचान है। तो ये पहचान के आधार पर एक बार जो जिंदगी मिली वो अंकित किए मानव मुक्ति के लिए, और उसी रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं। 3 बार आपके एमएलए हुए आमदार, और कई बार हमारे साथ दिल्ली के अंदर भी महाराष्ट्र के बारे में जब चर्चाएं होती है तो उसके अंदर वो भाग लेते रहे हैं। लेकिन ये दोनों बातें याद रखिएगा, जो आजादी के संघर्ष में शहीद जो हुए अपने साथ, उनका उसूल था एक ऐसा देश जो ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से छुटकारा पाकर एक ऐसी व्यवस्था बने जहां पर कुशलता के आधार पर बिना शोषण की व्यवस्था को कायम कर सके। और दूसरा उसूल
डॉक्टर द्वारकानाथ चिटनिस का जो इंसानियत का उसूल, ये दोनों उसूल को किस तरीके से खिलवाड़ आज अपने देश के अंदर हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। हम देश की आजादी मांगते हैं, अपनी आत्मा, आज प्रधानमंत्री बड़ी जोरों से कहते हैं आत्मनिर्भरता। हमारे संविधान के अंदर जो लिखा गया वो आत्मनिर्भरता नहीं है। हमारे संविधान के अंदर जो लिखा गया है वो है आत्मसंप्रभुता, यानी देश की संपत्ति के मालिक आप और हम हैं। कोई देश के पूंजीपति नहीं, कोई सरमायादार नहीं और कोई शासक पार्टी नहीं। ये देश के लोगों की संपत्ति है और आज इस लोगों की संपत्ति के ऊपर किस तरीके की लूट मची हुई है ये हम सब देख रहे हैं। हर दिन इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं लूट के, ना हमारी कोर्ट कचहरी उसके ऊपर न्याय दिलवा दिला सकी। अब जो अडानी के बारे में जितने ये बड़ा कांड जो हुआ उसके बारे में जांच की मांग करो, वो भी हमारे प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अडानी का जुड़ाव है उनके साथ। देश के अंदर बड़े बड़े पूंजीपतियों की ये जुड़ाव इस सरकार के साथ जो हो चुकी है, उसके चलते हुए हालत क्या होगी। पार्लियामेंट का पूरा सदन नहीं चल पाया क्योंकि जवाब नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री, और कह देते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे पीछे हैं। अरे आपको वोट मिला प्रधानमंत्री महोदय, जितने लोग वोट डाले देश में, वो भी पूरे देश की आबादी और नागरिक नहीं, जितने वोट लोग डाले आपको, वोट डाले भाजपा को, वो हमारे देश के अंदर 37%, यानी 63% लोग जो वोट डाले। आबादी की बात छोड़िए, ये कुल मिला के 30 करोड़ से ज्यादा नहीं होता लोग जो भाजपा को वोट डाले। लेकिन आप कहोगे 140 मेरे पीछे खड़े हैं, तो आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। अरे इस तरीके की प्रचार करके कहते हो मेरे को कोई चुनाव में नहीं हरा सकता। हाल में देखा, इससे पहले गुजरात में जीते जरूर भाजपा, हिमाचल प्रदेश में हारी। 15 साल हुकूमत कर रही थी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहां पे हारी। आपके पूर्वी उत्तर में 180 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां पर भाजपा को मिले कितने? 46। एक स्टेट में तो 2 सीट मिले हैं, मेघालय में। और अब कर्नाटक के चुनाव हारे। तो चुनाव वो नहीं हार सकते, ये भी ये गलतफहमी है। लेकिन जो बात जो मैं कह रहा था कि लूट जो मची हुई है देश की, सब संस्थाओं की निजीकरण, सब हमारे देश के खजानों की निजीकरण, और इसके चलते हुए देश की संपत्ति का लूट जो मचा हुआ, इसके चलते हुए हमारे देश की लूट ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है। आज सबसे ज्यादा देश के अंदर बेरोजगारी, 53% हमारे देश के आबादी जो है जवान। अगर इस जवान को हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देते हैं, एक नया भारत हमारा नौजवान खुद बनाएगा और किसी की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन वो देने के लिए सरकार कहती है साधन नहीं। साधन कहां जा रहे हैं देश के? 11 लाख करोड़, पिछले 9 साल में 11 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी हो जाती है आपके बड़े बड़े पूंजीपतियों की, जो बैंकों से कर्ज लेकर कई सारे देश छोड़कर भाग भी गए, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है ये सरकार। अगर यही 11 लाख करोड़ रुपए, याद करिए, कल्पना करिए, 11 लाख करोड़ रुपए को कितनी ट्रकें चाहिए होगी आपको अगर सोलापुर से कहीं और भेजना होगा उसको, वो संख्या में 2000 रुपए के नोटों में भी जो अब बंद कर दी, उसके बाद उस नोटों पे भी अगर गिनती करें तो कई 100 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी आपको उसको उठाने। इतनी बड़ी रकम माफी कर दी। अभी सुना आपने सोलापुर में हर गरीब के ऊपर कितना 2 लाख कर्जा है, 2 लाख अभी जो कहते हुए सुना, लेकिन वो माफ नहीं होती। हमारे किसान, उसकी गाय, भैंस, घर सब गिरवी कर वो जो है ऋण लेता है, वो माफ नहीं होता। तो यही कहना है कि ये जो लूट जो मचा हुआ है, इसको बंद करके वही पैसा
अगर सरकार लगाएगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, यानी गांवों के सड़कें बनाओ, सिंचाई के नहरें खुदवाओ, जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है वहां पे कुएं खुदवाओ, अगर ये सब काम करना है तो करोड़ों की तादाद में नौजवानों को नौकरी देने की जरूरत पड़ेगी। अब वो नौजवान को जब नौकरी मिलकर तनख्वाह मिलेगा, वो जब अपना तनख्वाह खर्च करने लगेगा, तो ये सब एमएसएमई और ये छोटे मोटे कारखाने जो बंद पड़े हैं वो सब खुलने लगेंगे, क्योंकि देश के अंदर मांग बढ़ेगा। तो रास्ता है सामने, रास्ता है जो जन कल्याण के आधार पर आर्थिक विकास करने के लिए। लेकिन आज ढिंडोरा पीटते हैं कि बड़ी आर्थिक विकास हो रही है, दुनिया में सबसे आगे आर्थिक विकास में भारत है आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़ों को किसी तरीके से भी तब्दीली करिए, हो सकता है वो बात, लेकिन आज क्या निकले आंकड़े इसी मोदी सरकार के? पिछले 1 साल में देश के अंदर औद्योगिक उत्पादन 1/3 हो गई। कोर सेक्टर 8 होते हैं देश में, इन 8 कोर सेक्टरों की आज आई है खबर, 8 सेक्टरों की पिछले साल 9.5% का विकास था। इस साल वो घट के 3.5% पे उतर गए। उत्पादन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं है। लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और साथ ही साथ महंगाई बढ़ते जा रही है। तो बेकारी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ निश्चित है भुखमरी भी बढ़ते जा रही है। उसके चलते हुए देश के अंदर लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं है। वो क्षमता दे सकते हैं सरकारी निवेश करके, जैसे मैं बता रहा था, लेकिन वो काम ना करके देश की संपत्ति की लूट मची हुई है। यानी आर्थिक विकास की सवाल ही नहीं, देश के लोगों के लिए राहत। अगर ये राहत दिलवानी है तो इस सरकार के पास देश के अंदर साधन की कमी नहीं है, सरकार की नीतियों की कमी है। और ये गलत नीतियां जो है, उन गलत नीतियों के खिलाफ जब तक हम सब लामबंद होकर इन गलत नीतियों को आज जो है खारिज नहीं करवाएंगे, तब तक जो है देश की संपत्ति का ही फायदा देश की आत्मसंप्रभुता के रूप में, जिसके मालिक आप और हम हैं, वो जो है हम हासिल नहीं कर सकते। तो आडम मास्टर की जिंदगी पूरी ऐसी इन्हीं लड़ाइयों में लगी हुई थी, आज भी इसी में लगी हुई कि लोगों की जिंदगी की हालत कैसे बेहतर करें। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे देश के सामने है, जिसके आधार पर वोट बटोरने की कोशिश जो है आज ये भाजपा की सरकार और भाजपा की पार्टी करते आ रही है। और वो क्या है? एक जहरीला नफरत और हिंसा की वातावरण और प्रचार को सृष्टि करें, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाएं ताकि अपना हिंदुत्व वोट बैंक को जो है वो मजबूत करें, ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले। ये नफरत की राजनीति, ये जहरीला राजनीति, जिसके चलते हुए कई सारे जगहों पर दंगे हुए। अरे आस्था की बात कर रहे थे हम, हमारी आस्था है इंसानियत। अब कभी सुना हमारी जिंदगी में? कभी नहीं। पिछले 100 सालों में आज हमारे कई सारे लोग इसको पढ़कर इस चरित्र को विश्लेषण कर बताया कि देश में पहले कभी त्योहार में, धार्मिक त्योहार हो, जैसे रामनवमी हो, जैसे आपके हनुमान जयंती हो, यहां पर कभी भी आप कौमी दंगे या सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। हम सब पैदा अभी बड़े हुए हैं ऐसे ही माहौल में। मैं बड़ा हुआ हूँ हैदराबाद के शहर में, तालीम मेरी वही हुई, बहुत सारा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। कभी ये नहीं सोचा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मेरे दोस्तों में से आधे तो मुसलमान निकलेगा और 1/3 निकलेगा क्रिश्चियन। और इस ऐसे समय पर ये जो जहर फैलाकर, ये नफरत फैलाकर, इसके आधार पर राजनीति करना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये इस देश की एकता और अखंडता को ही खतरा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस देश के अंदर कोई विकास का संभावना है उसको भी खत्म कर दे। तो आज की परिस्थिति में
ये जरूरी है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति, इसको सत्ता से दूर रखना जरूरी है। और इसको सत्ता से दूर रखना जरूरी है इसलिए ताकि ये देश की एकता और अखंडता को खत्म ना करे। और दूसरी ओर ऐसे बातें करने वाले हमारे जैसे लोग, अगर कुछ है तो उनके ऊपर एक और नया डंडा शुरू हो गई इस सरकार के चलते हुए, वो है आपके सीबीआई और ईडी। भाजपा ने एक बहुत नया एक ढांचा बना दिया कि इस जनतंत्र में चुनाव आप हार भी जाओ भाजपा, लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी। यानी लोग आपको हरा दिया लेकिन सरकार आप ही बनाओगे, और यहाँ पर अपना पैसा, अपना धमकी, अपना सीबीआई, अपना ईडी इस्तेमाल करें। गोवा से शुरू करके कहाँ जाए, पहले कर्नाटक में किया, इस बार कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, उनको हराया। फिर वहां से मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश से कई सारे पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो यही काम किया। और इस तरीके से हमारे देश के अंदर जनतंत्र का और आपके महाराष्ट्र के अंदर आखिर वही काम हुआ। तो देश के अंदर जनतंत्र का को बिगाड़ने वाली व्यवस्था अगर कोई है, तो आज कोई पत्रकार हमें पूछ रहे थे, आप ईडी की निंदा कर रहे हो कि एक राजनीतिक डंडा के रूप में इस्तेमाल कर रहा भाजपा सरकार और मोदी साहब, क्या जो लोग गलत काम किए क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? मैं बोला बिल्कुल होनी चाहिए, सजा बिल्कुल दिलाइए जो गलत किया। लेकिन ये बताओ, जब से मोदी साहब की सरकार आई, ईडी ने 5700 के करीब केसेस दर्ज किए और उसके अंदर सजा कितने लोगों को हुआ? सजा उनके अंदर हुआ 23 लोगों। 5700 में से 23 लोग, और 23 में से राजनीतिक लोग कोई नहीं। तो ये बाकी सब ये केस किस लिए रजिस्टर किए भाई? परेशान करने। और वही पत्रकार से हमने ये भी पूछा कि अगर जिसके ऊपर केस दर्ज है वो भाजपा, वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जाता है, तो वो केस कैसे गायब हो जाता है? सजा दे रहे हो आप जो उसने गलती किया। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी अपनी देश की सरकारी यंत्र का पूरा दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग करते हुए वो अपनी सत्ता को मजबूत करके देश की चरित्र को ही बदलने का प्रयास हो रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य है भारत, आज उसको एक फांसीवादी कट्टरपंथी, एक हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदुत्व का मतलब सावरकर साहब ने खुद कहा, जिन्होंने ये शब्द हिंदुत्व की को जन्म दिया था। उन्होंने खुद कहा कि हिंदुत्व का कुछ लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से। हिंदुत्व एक राजनीतिक प्रोजेक्ट, और इस तरीके से एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में बदलना एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य को, यह है असली मकसद। और इसलिए आप देखते रहे देश के अंदर सभी तबकों के अंदर आज बेचैनी है, सभी संघर्ष के रास्ते पे उतरे हैं। किसान है अपने, मजदूर है अपने, अब अपने देश के पहलवान भी उतर गए। उसी पहलवान को जो बुलाकर प्रधानमंत्री जी चाय पिलाए थे अपने घर पे, जब वो मेडल जीत के आए, जीत के हमने सब पूरी देश ने वाह की, आज उन्हीं को न्याय दिलाने में मुकर रहे हैं और उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की जान ली गई, कुछ हजारों लोग जो है वहां पर कैंपों में रह रहे, लाचार, हजारों तादाद में उनकी पूरी डिस्प्लेसमेंट हो गई, घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा। ऐसी हालत में वहां पे कोई ध्यान नहीं। किसमें व्यस्त है हमारे प्रधानमंत्री महोदय? नए पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन। वो पार्लियामेंट की इमारत की उद्घाटन है या कोई राजाभिषेक है? मतलब ये सभी लोगों ने जो देखा उनको मतलब वो खुद ही तय कर सकते हैं वो क्या है। अरे पार्लियामेंट की इमारत की अहमियत नहीं है, पार्लियामेंट की अहमियत है। अब ये सांसद को
मोदी साहब आने के बाद कैसे उसको ठुकराया गया। 2022 में हमारा संसद मिलता है 56 बार, 56 दिनों के लिए संसद मिलता है। इसके अंदर 40 दिनों के आसपास कोई चर्चा नहीं होती इस 56 में से। और पहले कितना हुआ करता था, पहले 20 साल जब आज़ादी के बाद जब पार्लियामेंट बनी, 211 दिन हर साल आपकी संसद बैठती थी और उसके अंदर चर्चा होता था लोगों की समस्याओं के ऊपर। आदेश दिए जाते थे सरकार को कि आपको क्या करना चाहिए। हर कानून जो बनता था उसके ऊपर गंभीरता से बहस होती और बहस होने के लिए उन कानूनों को भेजते थे, विधेयकों को भेजते थे पार्लियामेंट के कमेटियों, और वो कमेटियों में जो भेजते थे वहां पर विश्लेषण होकर उसको सुधारती थी कमेटियां। हम भी थे कमेटी के चेयरमैन 10 साल पार्लियामेंट में। हमें पता है कितनी मेहनत होती है उसको सुधारने में। अगर ऐसी कोई बात है जो जनता के साथ जुड़ी हुई है तो हम आपको भी बुलाएंगे सुनने के लिए। यह है परंपरा। पहले मनमोहन सिंह की सरकार में कितने विधेयक इस तरीके से गए पार्लियामेंट्री कमेटी में? 71%। 71। अब मोदी साहब के चलते हुए कितने गए, कितने जा रहे हैं? 13%। बजट पारित हो जाती है 6 मिनट में। आपके कृषि कानून पारित हो जाते हैं बिना कोई बहस के। आपके मजदूर वर्ग के अधिकार छीने जाते हैं बिना कोई बहस के। और बहस होती है कहीं पर हिजाब के बारे में, कहीं पर हलाल के बारे में, और बहस होती है ऐसे सवालों पे जो ध्रुवीकरण पैदा करे। और अफसोस है इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर नजरअंदाज करती है। इस बार देश के गृह मंत्री कर्नाटक में जाकर बोले कि उनके खिलाफ वोट डालने का मतलब है कि वो टीपू सुल्तान को वोट डाल रहे हैं। क्या मतलब क्या है इसका? सिर्फ यही है कि जो हमारे खिलाफ है वो मुसलमानों के साथ है और मुसलमान हिंदू के बीच में तनाव पैदा करो ताकि उसके फायदा हो। अब इस तरीके से हमारे देश के अंदर जो एक किस्म की भाईचारा की बात, इसको बर्बाद करने पर ये तुली हुई है। और जिस तरीके से माझे 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कॉम्रेड उमेश शेख आणि कॉम्रेड ताई या दोघांनी तगादा लावला, मास्तर तुम्ही काही करून तुमचं आत्मचरित्र लिहा. मी त्यांना म्हणलं मी काही लेखक नाही, मी साहित्यिक नाही आहे, मी सामान्य कार्यकर्ता आहे आणि माझ्या हातून पुस्तक लिहिणं ही जमणारी गोष्ट नाही आहे. पण त्याने अट्टहास सोडला नाही आणि कोरोनाच्या काळामध्ये मी विचार केला, सोलापूर शहरामध्ये कामगाराचे लढे कशा पद्धतीने आपण लढलो हे नवीन पिढी पुढे आणावं म्हणून प्रयत्न केला. या प्रयत्नामध्ये सोलापूरचे अहोरात्र माझ्याबरोबर काम केलेले पत्रकार बाळकृष्ण दुबी, संतोष पवार, दत्ता तोडे या पुस्तकाची पूर्ण जबाबदारी ज्यांनी घेतली. हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे कशा पद्धतीने मांडावं या पद्धतीचं पुण्यामधील समकालीन प्रकाशन आणि त्याचे संपादक श्रीमती गौरी कानेटकर, सुहास कुलकर्णी आणि लावदानी रात्रंदिवस प्रयत्न केले. एकेका शब्दासंबंधी त्यांनी माझी चौकशी केली. एम.एस. शेख सरकडं माहिती घेतली, अनिल वासनकडनं माहिती घेतली,
सनी शेट्टीकडनं माहिती घेतली सकाळ संध्याकाळ, आणि या पुस्तकाला त्यांनी जिवंत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. या पुस्तकामध्ये जवळजवळ मी 60 वर्षापासून राजकारणामध्ये काम करतो आहे, आणि माझा जन्म मुळीच लाल मोठ्यामध्ये झाला, आणि माझं मरण सुद्धा लाल मोठ्यामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही, ही आमची प्रतिज्ञा आहे. किती गरिबी मी पाहिली असेल. या ठिकाणी हजारो लोक आले, वेळ झाल्यामुळे निघून गेले. इतकी भयानक गरिबी मी बघितली, तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही. वर्षभर मी ज्वारीची भाकरी मला मिळालं नाही, तांदळाचं कण मिळालं नाही, फक्त हरभऱ्यावर माझं घर चालत होतं, फक्त हरभऱ्यावर. कोणी पाहिली अशी गरिबी का? आमच्या रक्तामध्ये या संबंधित चीड काय? लहानपणापासून मला वाटायचं, शाळेत जात असताना 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीचे जे गाणे होतात, स्वातंत्र्य संग्रामाचे जे गाणे होतात, ते गाणे ऐकून रक्तामध्ये एक प्रेरणा झाली. आणि माझ्या वडिलांना मी सांगितलं, मला देशाच्या सीमेवर लढण्याकरता मला लष्करामध्ये जायचं. माझ्या वडिलांची इच्छा वेगळी होती, ते अशिक्षित होते, परंतु मार्क्सवादावर त्यांचा गाढ अभ्यास होता. मार्क्समध्ये काय, एंगल्स काय, लेनिन काय, रशियन क्रांती काय, चिनी कम्युनिस्ट पार्टीची क्रांती काय, व्हिएतनामचं वुमेन चीनचं चरित्र काय, ब शिकलं नसताना सुद्धा आम्हाला संपूर्ण माहिती द्यायची माझी वडिलांनी. माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं, तुला हायकोर्टामध्ये बॅरिस्टर होऊन अशा पद्धतीची बाजू मान, सगळ्या महाराष्ट्रातले कामगार अभिमानाने म्हणलं पाहिजे, हा आमचा वकील आहे असं म्हणलं पाहिजे. पण माझं मन तिकडे वळलं नाही. परिस्थिती इतकी भयानक होती. तुम्हाला 2 उदाहरण देतो. वेळ झालेला आहे त्यामुळे मला काही जास्त बोलता येत नाही. 2 उदाहरण देतो. 1956 सालची गोष्ट. 6 नंबर शाळेमध्ये होतो, 6वी मध्ये शिकत होतो. त्यावेळेला विजापूरला सहल निघाली. शिक्षकांनी आम्हाला सांगितलं, फक्त 5 रुपये तुम्ही भरा, एसटी वरनं तुम्हाला विजापूरची सहल होईल. माझ्या आई वडिलांनी 15 दिवस प्रयत्न केला, 5 रुपये मिळाले. त्या सहलीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निरोप देण्याकरता मी एकटा गेलो, आणि त्या दिवशी प्रतिज्ञा केली, आज मला एसटी मध्ये जायला 5 रुपये मिळाले नाही, पण आज मी प्रतिज्ञा करता, एक ना एक दिवस विमानात बसल्याशिवाय मी सोडणार नाही. ही प्रतिज्ञा 56 सालात केली. आणि सांगायला मला अभिमान वाटतं, तुमच्या प्रेमामुळं 1978 ला आमदार झालो. नागपूरच्या अधिवेशनाकरता मुंबईवरनं मी नागपूरला विमानामधून गेलो, आणि त्या दिवशी अशी झोप लागली. दिवसा मी 7 वाजता झोपलो,
5 वाजता मुख्यमंत्र्याकडे बैठक होती. 4 वाजेपर्यंत मला झोप लागलं. तुम्हाला दुसरं उदाहरण सांगतो. मी मिलिटरी मध्ये गेलो. शारीरिक तपासणी झाली. त्या तपासणीमध्ये पास झालो, पण आरोग्याची तपासणीमध्ये नापास झालो. रात्रभर रडत होतो. मला वाटत होतं या देशाच्या सीमेवर जाऊन आपल्या देशाचं रक्षण केलं पाहिजे. हे जे रक्तामध्ये भिडलेलं होतं त्या स्वप्नाला सुरुंग लागलं. रात्रभर मी त्या संबंधी अगदी झोपू सुद्धा शकलो नाही. पण माझ्या वडिलांनी मला समजूत काढली. त्याने सांगितलं, तुला जर देशाची सेवाच करायची असेल, कामगार चळवळीमध्ये तुटून पड. याच्यापेक्षा मोठी सेवा दुसरी कोणती नाही, अशा माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं. म्हणून मी कामगार चळवळी 1964 पासून मी कामगार चळवळीमध्ये आहे. मी आज विचारणारा मोदी साहेबाला, आज मी विचारणारा 9 वर्ष झालं म्हणून देशभर डांगोरा पिटवत आहात तुम्ही. मोदी साहेब, साधा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. या देशामध्ये 60 लाख कामगार सेवानिवृत्त झालेले आहेत. कोणी 65 वर्षाचा आहे, कोणी 70 वर्षाचा आहे, कोणी 75 वर्षाचा आहे, कोणी 80 वर्षाचा आहे, कोणी 90 वर्षाचा आहे. गेले अनेक वर्ष झाले दर वर्षाला त्या दिल्लीच्या मैदानामध्ये सेवानिवृत्त माणसं येतात आणि सरकारला विचारतात, आम्हाला फक्त 500 रुपये पेन्शन महिन्याला, 600 रुपये पेन्शन, 800 रुपये पेन्शन, 900 रुपये पेन्शन, 1000 रुपये पेन्शन. 1000 रुपयामध्ये मला सांगा त्या म्हाताऱ्याचं कुटुंब कसं जगेल. आज एकदा आमदार झाला 50,000 रुपये महिन्याला पेन्शन. दोनदा आमदार झाला 60,000 आणि 5 वेळा आमदार झाला तर महिन्याला लाख रुपये. आमदार गेलं त्याच्या पत्नीला 50% पेन्शन, पत्नी गेली त्यांच्या मुलाला 25% पेन्शन आणि आम्हाला महिन्याला 1000 रुपये. या देशातला हा श्रमिक कसं जगणार मोदी साहेब आम्हाला सांगा. या देशामध्ये 37 कोटी असंघटित कामगार आहेत. 37 कोटी. कायद्याचं कसलंही संरक्षण नाही. ना त्यांना बोनस आहे, ना त्यांना फंड आहे, ना त्यांना पेन्शन आहे, ना त्यांना सामाजिक सुरक्षा आहे. जितके दिवस हात आणि पाय हलतात तितके दिवस तो काम करतो आणि म्हातारपणामध्ये विकारापेक्षा वाईट अवस्था आहे. मोदी साहेब, मी आपल्याला विचारतो, या 37 कोटी लोकांकरता तुम्ही काय केलं? तुम्ही आज आम्हाला सांगू लागलात मी देशातल्या 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो. मोदी साहेब आम्हाला सांगा, आता सीताराम यांनी सांगितलं
या देशाच्या भांडवलदारांना 11.5 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ करतात आणि आम्हाला कोरोनाच्या काळामध्ये 20 आणि 21 मध्ये गड्डे मारायला सांगतात, आम्हाला आरती करायला सांगतात. माणसं पटापट मरू लागले, उंदरा जसं मारतात तसं मरू लागला. बापाकडे मुलगा बघत नव्हता, मुलगीकडे आई बघत नव्हती. भयानक अशी परिस्थिती. सर्व नाते संपुष्टात आले आणि माझ्या जीवनात कधी पाहिलं नाही. रेशनिंगला जसं आपले लोक लाईन लावतात तसं स्मशान भूमीमध्ये प्रेत घेऊन 12-12 तास लाईनीला लावलं. मोदी साहेब, आज तुम्हाला मी विचारतो, तुम्ही इंजेक्शन द्यायला तयार होता? तो तारीख आठवा, 31 मे 2020 ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. या जनतेला वाचवण्याकरता साथीमध्ये सरकारने मोफत अशा पद्धतीचं इंजेक्शन दिलं पाहिजे. मी आज विचारणार आहे भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाऱ्यांना, केंद्राच्या असो राज्याच्या असो, त्यांना विचारणार आहे, ट्रेड युनियनचा कायदा कधी झाला? ब्रिटिश काळामध्ये 1926 मध्ये 7 कामगार असलं तरी सुद्धा कामगार संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार होता. 1923 मध्ये अपघात झाला, नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा 1923 मध्ये झाला. पगारासंबंधीचा कायदा 1936 ला झाला. पेअर ऍक्टचा कायदा 1946 ला झाला. आयडी ऍक्टचा कायदा 1947 ला झाला. किमान वेतनचा कायदा 1948 ला झाला. प्रायव्हेट फंडचा कायदा 1952 ला झाला. बोनसचा कायदा 1965 ला झाला. बिडी आणि सिगारेट ऍक्टचा कायदा 81 ला झाला. अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसचा कायदा 71 ला झाला. त्या कायद्यामध्ये कामगाराला न्याय मिळत नाही म्हणून त्या कायद्यामध्ये दुरुस्त करा अशी आमच्या ट्रेड युनियनच्या कार्यकर्त्याची मागणी होती. तुम्ही काय केलं? या 29 कामगार कायद्याचे 4 कामगार संहिता केला आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं तुम्ही किमान वेतन मागू शकत नाही, तुम्ही फंड मागू शकत नाही, तुम्ही पेन्शन मागू शकत नाही, तुम्ही बोनस मागू शकत नाही, तुम्ही 8 तासाचं काम विचारू शकत नाही. जोपर्यंत तुमच्या अंगात रक्त आहे तोपर्यंत कारखान्यामध्ये काम करायचं, मान खाली घालून बैलासारखं गाडीमध्ये जसं बैल फिरतं तशा पद्धतीचं काम करणारा कायदा मोदी साहेब तुम्ही आणलात. तुमच्या ट्रेड पुढाऱ्याला विचारा, हा कायदा मंजूर आहे का? म्हणजे आम्हाला काही कायद्याचं संरक्षण नाही आहे. म्हणजे 12 तास काम करा, 14 तास काम करा, सुट्टीच्या दिवशी काम करा, मालक सांगेल तेवढं पगार घ्या आणि मुकाट्याने घरी जा. म्हणजे संपूर्ण कामगाराला तुम्ही वेठबिगार करणार आहात का? या देशातलं कामगारावर काय परिस्थिती ओढवणार आहे? भयानक परिस्थिती आमच्यावर ओढवणार आहे. अरे साधा किमान वेतन राज्य सरकार असो केंद्र सरकार असो, आज 50 वर्ष झालेले आम्ही मागतोय. काय बीडी कामगाराला किमान वेतन तुम्ही देताय? 200 रुपये. 1000 बीडीला 200 रुपये. कायद्यामध्ये काय सांगितलेलं?
₹341.53 आम्हाला हजाराला मिळालं पाहिजे. मला सांगा, काय या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही? कोणत्याही पक्षाचं सरकार आहे उद्या. मी काँग्रेसच्या पक्षाकडे गेलो, महाविकास आघाडीकडे गेलो, भारतीय जनता पक्षाकडे गेलो, युतीकडे गेलो, जेवढे मुख्यमंत्री होते, जेवढे मजूर मंत्री होते, जेवढे उपमुख्यमंत्री होते, या सगळ्याकडे मी गेलो. इतकंच नाही, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेकडे सुद्धा मी गेलो. सोलापूरची लक्ष्मी सुमिल बंद पडली. कोणत्याही कारणामुळं मला सांगा, का बंद पडली लक्ष्मी सुमिल? कारण सोव्हिएत युनियनचं छकले झाल्यामुळं मार्केट बंद झालं. जे माझा रक्त अंगठीमधून सुहागणी साडी काढत होता, इतकं जबरदस्त चालणारा लक्ष्मी सुमिल 18,000 कामगारांना रोजीरोटी देणारा मिल सोव्हिएत युनियनचे छकले झाले आणि मिलचं मार्केट संपलं. मी पवार साहेबांकडे गेलो, अनेकाकडे गेलो, बाळासाहेब ठाकरेकडे गेलो. अपेक्षा होती युतीचा हा शिल्पकार आहे, बाळासाहेब ठाकरे सांगतील ते. मी गेलो बाळासाहेबांकडे. ते फार मोठी घटना आहे. मी गेल्यावर दादरला त्यावेळेला होते, ते मला बोलावून घेतलं. त्या ठिकाणी 2च मिनिटात अमिताभ बच्चन आले, नाना पाटेकर आले, जया बच्चन आले. नुकतंच त्यांच्या पत्नीचं निधन झालं, त्याबद्दल चर्चा चालू. मला वाटलं एक अर्धा एक तास साखर करते बोलते. 1.5 तास झाला त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे बाळासाहेबांची. पण आम्ही सोलापूरचा हा लक्ष्मीष्टूचा कामगार. मग मला राहवलं नाही. मग मी बाळासाहेबाला उठून सांगितलं, साहेब तुम्ही मला वेळ दिलेला आहात, माझ्याशी चर्चा करणार नसाल तर मी निघून. त्यावेळेला अमिताभ बच्चन बाळासाहेबाला विचारतात, ये कौन आदमी है तुम्हारे सामने आवाज निकाल कर बात कर रहा है? त्यावेळेला बाळासाहेब त्या अमिताभ बच्चनला सांगतात, ये लाल टाइगर है असेंबली का, लाल टाइगर. हे मी बोललो नाही. मला सांगा, या ठिकाणी वडार माणसं आले. एक मालडोक पक्षी मुळे संपूर्ण दगडखाने बंद पडले. 3,000 कामगार बेकार झाला. 3 महिने झाले, 6 महिने झाले, 9 महिने झाले, सुप्रीम कोर्टात गेले. ते शिंदे साहेबांकडे गेले, मोहिते पाटलाकडे गेले, सगळ्या पुढाऱ्याकडे गेले. कोणीही सांगितलं आम्ही तुमचे प्रश्न सोडू शकतो. माझ्याकडे अपेक्षेने आले. मी आमदार अपेक्षेने माझ्याकडे आले. आल्यावर त्यानं म्हटलं, तुम्ही घाबरू नका, सुप्रीम कोर्टात असेल कुठेही असू द्या, पण लढलं पाहिजे. म्हणून 15,000 वडार कामगाराला घेऊन त्या कलेक्टर कचेरीवर गेला आणि कलेक्टरला सांगितलं, हे 15,000 माणसं बंगल्यात शिरलं तर मी जबाबदार राहणार नाही, वर कळवूया. विधानसभेमध्ये आवाज उठवला. विलासराव म्हणायला सुरुवात केली, एकदा सीताराम तिथं विलासराव बरोबर चर्चा करायला आली. 2.5 तास ते विलासराव बरोबर बसलो.
आणि विलासराव स्वतः सीतारामला म्हणले, असेंब्ली इतना शांत क्यों है? तर विलासराव म्हणले, आडम मास्तर आणला रे. सुप्रीम कोर्टात स्टे असताना मग या दगडखाली विलासरावच्या हातून कसं आम्ही चालू केलं? त्या उत्तर कोणी देणार असाल? सोलापुरात नव्हे, महाराष्ट्राच्या सगळ्या लोकांना विचारतो, या दगडचाणी चालू कशी झाली? अरे मी 78 ला आमदार झालो. रात्री 2 वाजता माझी आई जेवण वाढत होती. माझ्या आईला म्हणलं, मी आमदार झालो, इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बनाऊं, मां तुझे क्या होना? पैसा होना, सोना होना, चांदी होना, क्या होना पूछ मेरे माँ. माझ्या आईनं काय सांगायचं? मला रुपया नको, सोनं नको, चांदी नको. तू 10 वर्ष मारुती मंदिर मध्ये झोपला. 8x10च्या जागेमध्ये आपण 9 माणसं राहत होतो. तुझं एकच काम आहे, सोलापुरातल्या विडी कामगाराला तू निवारा बोलते. 80 मध्ये विधानसभा रहित झाली. तुम्हाला मी सांगतो, त्या गोंगडे वस्तीमध्ये पोलीस समक्ष असताना 600 झोपड्या एका रात्रीत उभं केलेला माणूस आडम मास्तर आहे, लाल झेंडा आहे, लक्षात ठेवा. आज कोण आहे दाखवा मला. या सोलापुरात नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे, देशामध्ये मला दाखवा. 41,000 लोकांना स्वतःच्या मालकीचं घर देणार हे लाल बावटा आहे. आणि हाच बावटा या देशामध्ये क्रांती केल्याशिवाय 1985 ला शहर दक्षिण मधून पहिल्यांदा उभं राहिलं. मतदान सुरू झालं. बापूजी नगरमध्ये मी मतदान केल्यानंतर 8:30 वाजता मला निरोप आला. कार्यकर्ते पळत आले, सांगायला सुरुवात केली, तुमची आई तुम्हाला खबर करत आहे, शेवटची घटका ती मोजत आहे, मास्तर तुम्ही ताबडतोब सांगा. मी गेलो. आमचे वडील रडत होते, आमचे भाऊ रडत होते, घरातले सगळे लोक रडत होते. मी माझ्या आईकडे गेलो. थोडं जीव तिचा टाकला. मरताना काय म्हणावं, तिच्या तोंडामध्ये का नमूद ठेवलाय? ती म्हणजे विडी. एवढं म्हणून जीव सोडला. म्हणून मी संघर्ष करत आहे. मोदी साहेब, मला सांगा, या देशामध्ये 80 लाख विडी कामगार आहेत. आणि या सीतारामला घेऊन मनमोहन सिंगाकडे बसलो आम्ही. डॉक्टर मनमोहन सिंगाने म्हणला, आम्ही नया नौकऱ्या दे सकते, नहीं तो हम क्यों निकाल कर